नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। और सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल टेक्सचर्स की। इसी को हिंदी में मदा बनावट या मदा कण आकार, मतलब कणों का आकार इसको कह देते हैं। तो देखो, कणों के आकार बताते हैं। कणों के आकार में सबसे पहले बात करते हैं तो जो सॉइल टेक्सचर्स क्या होता है, टेक्सचर्स का मतलब होता है आप जब अपने घर से बाहर निकलो, है ना, बाहर निकलो या अपने खेत में जो आपको दिखाई देता है वो क्या है, वो है सॉइल टेक्सचर। ठीक है, आप घर से बाहर निकलते ही से आपको जो मिट्टी दिखाई देगी वो उसका टेक्सचर है। खेत में जाओगे आप देखोगे वो उसका टेक्सचर है। और टेक्सचर ऐसी चीज़ है जो कभी भी नहीं बदलती, चाहे टीलेज ऑपरेशन करो चाहे जो कुछ करो, वो हमेशा वैसी ही रहती जैसी है। क्यों? क्योंकि वो किससे बनी हुई होती है। तो जो ये टेक्सचर जो बना हुआ होता है ये बना हुआ होता है किससे, सैंड, सिल्ट और क्ले से। ठीक है, मतलब सॉइल टेक्सचर क्या है, ये है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। क्या है ये, रिलेटिव proportion of sand, silt and clay. Sand, silt and clay. ठीक है, sand relative proportion of sand, silt, clay, sand, silt and clay particle of soil. सोइल के जो पार्टिकल्स हैं, कौन से, सैंड, सिल्ट और क्ले, उसका जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है। रिलेटिव प्रोपोर्शन का मतलब जो अनुपात होता है सोइल के अंदर, सैंड भी होती है, सिल्ट भी होती है और क्ले भी होती है। तो जो अनुपात होता है ना, जिस अनुपात में ये सैंड, सिल्ट और क्ले पाई जाती है उसी को हम कह देते हैं सोइल टेक्सचर। और ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं इसको, मैं हिंदी में लिखूँ तो क्या होगा, सोइल के जो पार्टिकल्स, मृदा के जो पार्टिकल्स है, कण है, मृदा के कण कौन कौन से, सैंड, सिल्ट और क्ले, इनका जो सापेक्षित अनुपात है उसको हम क्या कह देते हैं, सोइल टेक्सचर। ठीक है, मृदा के कण, सैंड मतलब हो जाएगा रेत, सिल्ट मतलब गाद, और क्ले या इसी को मृत्तिका कह देते हैं, मृत्तिका के सापेक्ष, मृत्तिका के सापेक्ष अनुपात को, सापेक्ष अनुपात को क्या कह देते हैं, मृदा कणाकार या सॉइल टेक्सचर कह देते हैं। अब बच्चा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो सैंड, सिल्ट और क्ले हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले हैं, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, इसको समझो। जो सैंड है, सिल्ट है, सैंड, सिल्ट और क्ले, इन तीनों को क्या कहा जाता है बच्चा, इनको कहा जाता है सोइल सेपरेट। इनको क्या कहा जाता है, सोइल सेपरेट्स। क्या कहा जाता है, सोइल सेपरेट्स। और जो सोइल सेपरेट्स है, ये जो सोइल सेपरेट्स है, सैंड, सिल्ट और क्ले, इनकी जो साइज होती है ऑलवेज क्या होती है, मतलब साइज की बात करें, साइज जो होती है ऑलवेज लेस देन 2 mm। लेस देन 2 mm साइज के जो पार्टिकल होंगे उन्हीं को सॉइल सेपरेट्स बोलेंगे। और सॉइल सेपरेट्स के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले आते हैं। तो सैंड, सिल्ट और क्ले जो है वो 2 mm कम से कम अगर साइज है तो उसको हम क्या कर देते हैं, मृदा सॉइल सेपरेट उनको कहा जाता है। और बच्चा ये जो होते हैं, है ना, ये जो सॉइल टेक्सचर होता है ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या होती है ये, बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डेट कांट बी चेंज्ड, डेट कांट बी चेंज, मतलब ये परमानेंट प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, एक स्थायी गुण है। ये क्या है कि स्थायी गुण है जो कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, क्या है ये, स्थायी गुण है जो नहीं बदल सकता। किसके द्वारा, टीलेज के द्वारा। ठीक है, टीलेज ऑपरेशन करो या जो कुछ उसमें आप करो, ऑर्गेनिक मैटर मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, लेकिन ये जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है सॉइल टेक्सचर्स की, वो कभी भी नहीं बदलेगी। वो जिस प्रोपोर्शन में है उसी प्रोपोर्शन में रहती है। चाहे आप टीलेज करो, ऑर्गेनिक मैटर डालो या कुछ भी सॉइल के अंदर करो, आप कुछ भी छेड़छाड़ करो सॉइल के साथ, उसका जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहने वाला है सैंड, सिल्ट और क्ले का। इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज कभी चेंज नहीं होती है। मतलब ये क्या है, ये एक स्टैटिक प्रॉपर्टीज है। क्या है ये, स्टैटिक,
स्टैटिक प्रॉपर्टीज है। स्टैटिक प्रॉपर्टीज का मतलब स्थायी, ठीक है, स्थिर प्रॉपर्टीज जो कभी नहीं बदलती। स्टैटिक मतलब क्या हो गया, स्थिर या स्थायी, स्थिर गुण या स्थायी गुण है, ठीक है, स्थिर गुण होता है जो कभी भी नहीं बदलता, ये परमानेंट प्रॉपर्टीज होती है सोइल की। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, ये सैंड, सिल्ट और क्ले को हमने क्या बोला, सोइल सेपरेट। अब इस सोइल सेपरेट को मेज़र कैसे करेंगे, मतलब एनालाइज कैसे करेंगे साइज को। तो जो ये सोइल सेपरेट्स हैं, सोइल सेपरेट्स, अब सोइल सेपरेट्स में क्या, वही सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है, ये तीन जो क्या है सोइल सेपरेट्स हैं। अब इन सोइल सेपरेट्स को कैसे आप एनालाइज करोगे, मतलब एनालाइज करना का मतलब इनकी साइज़ कैसे पता करोगे। तो इसका अमाउंट या साइज़ पता करने के लिए मेथड यूज़ होती है वो मैकेनिकल एनालिसिस, मैकेनिकल एनालिसिस या पार्टिकल साइज एनालिसिस, या पार्टिकल साइज एनालिसिस, मतलब कण आकार विश्लेषण बोल सकते हो, और यांत्रिक विश्लेषण इसमें किया जाता है, ठीक है, कण आकार या यांत्रिक, या तो आप इसमें यांत्रिक विश्लेषण करो या कण का आकार, कण आकार विश्लेषण, जो कण है उनका आकार कितना है, ठीक। सामान्यतः आप देखोगे, सामान्यतः देखोगे तो जो सॉइल सेपरेट्स है, मैंने क्या बोला, ये जो सॉइल सेपरेट्स है ये क्या होना चाहिए, लेस देन 2 mm होना चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, सॉइल सेपरेट्स बोलेंगे। तो मैकेनिकल एनालिसिस या पार्टिकल एनालिसिस से हम बता सकते हैं कि जो सैंड, सिल्ट और क्ले है इनका पार्टिकल साइज क्या होती है। तो जनरली सॉइल सेपरेट, मतलब ये सैंड, सिल्ट और क्ले है, इनको सैंड, सिल्ट, क्ले या सॉइल सेपरेट कब बोला जाएगा, जब इनकी साइज 2 mm से कम होगी। क्यों, क्योंकि मोर देन 2 mm जो होता है, मोर देन 2 mm, मोर देन 2 mm वो क्या हो जाता है, ग्रेवल, ग्रेवल्स मतलब पत्थर हो जाता है, और पत्थर का जो हमारे सोइल के रिस्पेक्ट में कोई लेना देना नहीं है। हम सैंड, सिल्ट और क्ले को पढ़ रहे हैं हमारे सोइल के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पर हमें क्या उगानी है, फसल उगानी है। तो वहाँ पर जो कणों का आकार है वो 2 mm से कम होना चाहिए, तभी हम उसको सैंड, सिल्ट, क्ले या सोइल सेपरेट्स कहते हैं। उनको एनालाइज कैसे करते हैं, मैकेनिकल एनालिसिस या पार्टिकल साइज एनालिसिस कर सकते हैं। तो पार्टिकल साइज एनालिसिस तो जनरली साइज के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज, तो साइज के अनुसार, ठीक है, साइज के अनुसार आकार के अनुसार, आकार के अनुसार देखो तो 4 कैटेगरी इसमें मिलती है। एक तो आपका हो गया सैंड, एक हो गया सिल्ट और एक हो गया क्ले। सैंड, सिल्ट, क्ले को हिंदी लिखवा चुका हूँ ना, बार बार हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है हमको। सैंड मतलब वही हो गया रेत बोल सकते हो, सिल्ट को गाद और क्ले को मृत्तिका। सैंड में 2 कैटेगरीज निकलती है। सैंड में 2 कैटेगरी में एक हो जाता है आपका कोर्स सैंड, ठीक, और एक होता है फाइन सैंड, ठीक है, महीन रेत बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो क्या, मोटी रेत, है ना, महीन और मोटी रेत आप बोल सकते हो। यहाँ पे कोर्स मतलब बड़े कण या बड़े कण बोल सकते हो, बड़े रेत के कण या मोटे रेत के कण, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा महीन, क्या आ जाएगा, महीन, फाइन रेत, महीन रेत, सिल्ट, गाद और ये क्ले। अब इनका आकार क्या होता है, 2 mm से कम होना चाहिए। तो कितना होता है 2 mm से कम, आप क्ले पे जाओगे तो इसका आकार 0.002 mm होता है, 0.002 mm होता है किसका, क्ले का। सिल्ट पे आ जाओगे तो इसका आपको मिलेगा 0.002 से 0.02 mm, ये जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइन सैंड पे आ जाओगे तो इसका आ जाएगा 0.02 से 0.2 mm, और कोर्स का आ जाएगा 0.2 से लेके 2 mm। ये साइज जनरली होती है, साइज के अकॉर्डिंग जो है सैंड, सिल्ट और क्ले के जो है क्या, हम पार्टिकल साइज को एनालाइज कर सकते हैं कि इनकी साइज इतनी इतनी होती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सोइल सेपरेट्स बोलते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे बोला कि 2 mm होना चाहिए, इसकी इतनी होनी चाहिए, सैंड की इतनी होनी चाहिए, सैंड में 2 कैटेगरी बना दी, लेकिन आखिर ये बनाता कौन है, ये किसने बताया, किसने डिटरमाइन किया, किसने एनालाइज किया कि भाई इस तरीके के जो सोइल के पार्टिकल्स होंगे उन्हीं को हम सोइल सेपरेट्स बोलेंगे, और वही हमारे लिए क्या है, बेस्ट है सोइल के लिए या हमारी क्रॉप्स के लिए।
तो ये किसने बताया? तो इसके पीछे जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, ठीक है। मतलब जो साइज लिमिट है, जो साइज की लिमिट है वो कौन डिसाइड करता है? कुछ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मतलब जो आकार की सीमा है ना, आकार की जो सीमा है ये कौन डिसाइड करता है? विभिन्न संस्थान, विभिन्न संस्थान, विभिन्न जो संस्थान है वो बताते हैं कि भाई ये सैंड है तो इसके पार्टिकल साइज इतनी होनी चाहिए, इसकी इतनी होनी चाहिए। अब टोटल यहाँ पर जो है 4 संस्थान है। एक होता है यूरोपियन सिस्टम, यूरोपियन सिस्टम। दूसरा है ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। और तीसरा है अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम जिसका नाम है USDA। अमेरिकन सिस्टम किसने दिया? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसके द्वारा जो है ये अमेरिकन सिस्टम दिया गया है, ठीक है। मतलब संघ राज्य विभाग कृषि का क्या है? संघ राज्य विभाग, ठीक है। संघ राज्य विभाग कृषि का संघ राज्य विभाग। क्या बोलोगे? यूनाइटेड स्टेट मतलब संघ राज्य विभाग कृषि का संघ राज्य विभाग। तो ये अमेरिकन सिस्टम है। चौथा जो सिस्टम है वो ISSS। ISSS का मतलब होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सोयल साइंस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सोयल साइंस, ठीक है। मृदा विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति, सोसाइटी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी, ठीक है। मृदा विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो है इंडिया इसी को फॉलो करता है, ठीक है। इंडिया जो है इसी को फॉलो करता है। अब मैं ये जो कब बना था बच्चा? ये लगभग 1934 के आसपास। वियना जो है इसका हेडक्वार्टर है, ये वियना इसका हेडक्वार्टर है। किसका? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस। वियना इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और ये 1924 में बना था। कब? 1924 में। अब इसी का देखते हुए बना हमारा इंडियन सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस, इंडियन सोसाइटी ऑफ भारतीय मृदा के लिए मतलब ये मृदा विज्ञान का भारतीय सोसाइटी, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये बना दिसंबर 22, 1935 में, 1934 में। 35 में तो ये इनोग्रेट हुआ था, ठीक है। कब बना? 1934 में बना, ठीक है। 1934 में बना, दिसंबर 22। एक मिनट, ठीक है। दिसंबर 22, 1934 में इंडियन सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस, मतलब मृदा विज्ञान के लिए भारतीय संस्था, ठीक है, भारतीय सोसाइटी। और ये इंटरनेशनल है। तो इंडिया जनरली जो ISSS के द्वारा जो दिया गया है पार्टिकल साइज उन्हीं को फॉलो करता है। यूरोपियन सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम है। और ये भी अमेरिकन सिस्टम किसने डेवलप किया? USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि का संघ राज्य विभाग, संघ राज्य विभाग, कृषि का संघ राज्य विभाग, उसके द्वारा दिया गया। और ISSS द्वारा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस, मृदा विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी और मृदा विज्ञान के लिए भारतीय सोसाइटी। कब बनी, क्या बनी, बता दिया। अब इनके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल साइज है वो थोड़ा सा देख लो, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल साइज है उनको देख लेते हैं। तो ISSS के द्वारा समझते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल वाला, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस, इसके द्वारा क्या पार्टिकल है साइज है। और USDA द्वारा, USDA मतलब अमेरिका वाला, ठीक है।
इन दोनों के बेसिस पे हम पार्टिकल साइज को देखते हैं और ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। चलिए अब इसमें जो बात करें सॉइल सेपरेट्स, एक तरफ आपका बन जाएगा सॉइल सेपरेट्स, टेबल ही बना लो ज़्यादा अच्छा है ना। एक तरफ आपका बन जाएगा सॉइल सेपरेट्स और एक तरफ हो जाएगा आपका डायमीटर। ठीक है, एक तरफ हो जाएगा सॉइल सेपरेट और एक तरफ हो जाएगा डायमीटर। चलिए एक तरफ लिखना सॉइल सेपरेट्स और यहाँ आ जाएगा डायमीटर, वो भी किस में, mm में, ठीक है। डायमीटर किस में, mm में, ठीक। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं कोर्स सैंड की, कोर्स सैंड, ठीक। फिर फाइन सैंड, फिर आ जाएगा सिल्ट, फिर आ जाएगा क्ले। क्लियर है, दिख रहा होगा अच्छे से आपको। कोर्स सैंड की बात करें, मैं बता चुका हूँ क्ले में कितना होना है, 0.0002, सिल्ट का 0.002 से 0.02। देखो यहाँ 0.002 से कम था तो यहाँ लेना है 0.002 और फिर एक शून्य कम कर देना, एक शून्य कम करोगे 0.02, फिर 0.02 यहाँ लिखोगे, एक शून्य और कम करोगे तो 0.2 आ जाएगा, फिर 0.2 यहाँ लिखोगे, एक शून्य और कम करोगे तो सीधा क्या आ जाएगा 2, और 2 से ऊपर जाओगे तो क्या हो जाता है, वो ग्रेवल्स हो जाते हैं। समझ गए बात को। चलिए इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम बात करते हैं अगली टेबल्स की, USDA के अकॉर्डिंग, ठीक है। USDA के अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं। अरे यार ये लफड़ा पड़ेगा थोड़ा सा, चलो फिर से बना लेते हैं। तो USDA के अकॉर्डिंग बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या है सॉइल पार्टिकल्स की साइज। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इनकी बात करेंगे। चलिए तो इसमें जो आता है ना, इसमें USDA ने दिया है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, इन्होंने 6-7 प्रकार से दिया है। इन्होंने वेरी कोर्स से चालू किया है, ठीक है। वेरी कोर्स एंड यहाँ वही आ जाएगा सॉइल सेपरेट, यहाँ आ जाएगा आपका सॉइल सेपरेट्स और यहाँ आ जाएगा डायमीटर। डायमीटर किस में, mm में, ठीक। यहाँ आ जाएगा वेरी कोर्स सैंड, बहुत मोटी रेत, ठीक है। यहाँ आ जाएगा कोर्स सैंड, मोटी रेत। यहाँ आ जाएगा मीडियम सैंड, मध्यम रेत, और आ जाएगा फाइन सैंड, ठीक है। फाइन सैंड आ जाएगा। फाइन सैंड के बाद आ जाएगा आपका वेरी फाइन सैंड, वेरी फाइन सैंड। वेरी फाइन सैंड के बाद आ जाएगा आपका क्ले। ये इतना इन्होंने दिया है। ठीक, चलो अब इसका डायमीटर देखो। इसका डायमीटर तो वही 0.002 0.002 से यहाँ पर शुरू हो रहा है और फिर 0.05 आ जाएगा यहाँ पे, 0.05 से लेके 0.10, ठीक है। 0.10। एक मिनट बच्चा लोग, बच्चे का कॉल था है ना, इसलिए थोड़ा सा हम रुके थे। चलिए 0.05 है, ठीक है। ये 0 है, 0.05 से लेके 0.10 और 0.10 से लेके 0.25 आ जाओगे, 0.25 से लेके 0.50 आ जाओगे और 0.50 से
1.00 आ जाओगे और 1.00 से लेके 2.00 पे आ जाओगे, ठीक है, 1 से 2 तक। ये USDA के अकॉर्डिंग है, ठीक है बच्चा लोग। तो ये ISSS के अकॉर्डिंग और USDA के अकॉर्डिंग पार्टिकल साइज ये होती है। कभी अगर जनरली ये एग्जाम में पूछी जाती है क्योंकि ये IMP है, बिकॉज अपना इंडियन सोसाइटी भी इसी को जनरली फॉलो करती है, बट दोनों का भी याद रखिए, है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनालाइज द पार्टिकल साइज, है ना, कुछ और एनालाइज हम कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज को एनालिसिस करने की और भी मेथड्स हैं, ठीक है, मतलब कि जो कण का आकार है ना, पार्टिकल की जो साइज है उसको हम कैसे विश्लेषण करें, कण आकार का विश्लेषण, ठीक है, कैसे हम करेंगे। देखो, एक होता है स्टोक लॉ। क्या होता है? स्टोक लॉ। ठीक है, स्टोक लॉ होता है। ये स्टोक लॉ क्या बोलता है उसको देखो। स्टोक लॉ है, ये दिया था 1951 में, किसने? स्टोक ने। इनका ये कहना है कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। समझना बात को, अगर मैं इस यहाँ से वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? समानुपाती, हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब मैं बताऊंगा कैसे इसको समझाऊंगा। तो v जब प्रोपोर्शनेट हटेगा तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा? एंड आर स्क्वायर। यहाँ पर v क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, आप बोल सकते हो वेग, वेग। k यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, k क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। r जो है वो रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। r क्या है यहाँ पर? r जो है वो त्रिज्या है। ये क्या है? गुणांक है। और वेलोसिटी मतलब वेग हो गया, ठीक है, वेग। अब देखो, इसका ये कहना है, इसको एग्जांपल से समझो, ठीक है। एग्जांपल से कैसे समझोगे? मान लो आपके पास ये 2 ड्रम है, ठीक, ये आपके पास क्या है? 2 ड्रम है, क्लियर। आपके पास क्या है? ये 2 ड्रम है, ठीक। अब इस 2 ड्रम में करना क्या है? ऐसा ले लो, ठीक है, ये 2 ड्रम है आपके पास। इन 2 ड्रम में अपन क्या करते हैं? कोई एक पार्टिकल्स ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया यहाँ पर, ये, ठीक, इसका क्लोन बना लेते हैं, इसको कर देते हैं थोड़ा बड़ा, ठीक है। अब ये 2 अलग अलग साइज़ के क्या है यहाँ पर? अलग अलग रेडियस के। इसकी रेडियस जो है कैपिटल R ले लो, इसकी रेडियस जो है स्मॉल r है। मतलब इसकी रेडियस कम है, इसकी रेडियस ज़्यादा है। अब सीधी सी बात है, रेडियस ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इसकी रेडियस मान लो कम है इससे, इसकी रेडियस ज़्यादा है तो इसकी रेडियस कम है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि v बराबर होता है k r का स्क्वायर। तो वेलोसिटी जो होती है वो रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है ना, समानुपाती होती है। तो ये पार्टिकल साइज, मतलब ये बोल सकते हैं कि 2 पत्थर हमने लिए, 2 गोले लिए, एक गोले की त्रिज्या कम है, गोले की त्रिज्या ज़्यादा है। इन दोनों को, ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। मान लो ये यहाँ पर क्या भरा है? पानी भरा हुआ है, ठीक, पानी भरा हुआ है। आप ये 2 लोहे के गोले हैं ना, इन 2 लोहे के गोलों को डालोगे अंदर तो कौन पहले नीचे चला जाएगा? कौन यहाँ पर नीचे पहले आ जाएगा? तो भाई जिसकी रेडियस ज़्यादा है तो उसका वेग ज़्यादा होगा, है ना। फार्मूला ये बोल रहा ना कि जिसकी रेडियस ज़्यादा उसका वेग ज़्यादा। तो इसकी रेडियस ज़्यादा, इसका वेग ज़्यादा, मतलब ये जल्दी से नीचे आ जाएगा। इसकी रेडियस कम है, इसका वेग कम है इस कंपेरिजन में, तो ये बाद में अंदर डूबेगा और ये पहले डूब जाएगा। ये ऐसे समझ लो कि 2 गोले मैंने ऐसे पकड़ लिए, एक का वेट जो है 10 किलो था, एक का वेट 20 किलो था, ठीक है। मतलब एक बड़ा है, ठीक है, एक बड़ा है, एक की रेडियस 10 है और एक की रेडियस मान लो 5 है। तो जिसकी रेडियस 10 है मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वो आप दोनों को समान जगह पे से छोड़ोगे नीचे, तो जिसकी रेडियस ज़्यादा है वो पहले नीचे गिरेगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो पार्टिकल साइज़ यहाँ पर इन्होंने यही बोला कि जो पार्टिकल साइज़ होती है अपना इसकी सैंड, सिल्ट और क्ले की, तो वेलोसिटी और रेडियस के वो क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब जिस पार्टिकल की रेडियस ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसका वेग ज़्यादा होगा। यही सीधा कॉन्सेप्ट इसका है, क्लियर है। इसमें इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं हाइड्रोमीटर मेथड। दूसरी मेथड कौन सी है? हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर मेथड्स, ठीक है। ये हाइड्रोमीटर मेथड्स क्या है? हाइड्रोमीटर मेथड्स में क्या होता है? ये यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं? सॉइल टेक्सचर का एनालिसिस करते हैं। सॉइल टेक्सचर्स को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक। सॉइल टेक्सचर एनालिसिस इन ऑल सॉइल
एक्सेप्ट किसको छोड़ के, कैलकेरियस, कैलकेरियस इन ऑर्गेनिक सॉइल, कैलकेरियस और ऑर्गेनिक सॉइल, कैलकेरियस और ऑर्गेनिक सॉइल को छोड़कर सभी प्रकार की सॉइल में हाइड्रोमेटिक मेथड का यूज़ किया जाता है सॉइल टेक्सचर को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, याद रखना, ऑर्गेनिक और कैलकेरियस सॉइल को छोड़कर, ठीक है, ऑर्गेनिक हम बोल सकते हैं क्या, कार्बनिक एवं कैलकेरियस मृदा को छोड़कर सभी मृदा में मृदा कण का विश्लेषण कर सकते हैं, मृदा कण का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, कार्बनिक और कैलकेरियस मृदा को छोड़कर। हाइड्रोमीटर में क्या होता है ये याद है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोमीटर जो है कैलकेरियस और ऑर्गेनिक सॉइल में सॉइल टेक्सचर का एनालिसिस नहीं कर सकता है, तो ये तो बेस्ट मेथड नहीं हुई क्योंकि ये कैलकेरियस और ऑर्गेनिक को नहीं कर सकते। एक होती है इंटरनेशनल पिपेट मेथड, इंटरनेशनल पिपेट मेथड। ये इंटरनेशनल पिपेट मेथड जो है ना बच्चा, अंतर्राष्ट्रीय पिपेट विधि, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पिपेट विधि, अंतर्राष्ट्रीय पिपेट विधि जो है ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, कैसी, ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, सबसे सटीक विधि है। ठीक है, सबसे सटीक विधि, सबसे सटीक विधि है किसमें, सॉइल टेक्सचर एनालिसिस करने के लिए। क्लियर है बच्चा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक मेथड और है जिसको हम क्या बोलते थे, फील्ड मेथड, है ना, फील्ड मेथड। फील्ड मेथड में क्या करते हैं, फील्ड मेथड में क्या करते हैं, हम हाथ से छूकर बता सकते हैं, हाथ से छूकर हम फील करते हैं कि यहाँ पर क्या है, सैंड सिल्ट और जो पार्टिकल्स हैं, क्ले के पार्टिकल्स हैं, वो किस तरीके से हैं। लेकिन इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो 10-20 साल का उनका एक्सपीरियंस होता है, वो फील्ड मेथड से बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है सॉइल का जो टेक्सचर है वो कैसा है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सॉइल टेक्सचर क्लासेस की, सॉइल टेक्सचरल क्लासेस या क्लासिफिकेशन। ठीक है, सॉइल टेक्सचरल क्लासेस की हम यहाँ पर बात करेंगे। सॉइल टेक्सचरल क्लासेस की बात करें तो सॉइल टेक्सचरल क्लासेस के बारे में, इसमें क्या इंक्लूड होता है, सॉइल टेक्सचरल क्लासेस में केवल मिनरल्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, केवल यहाँ पर क्या इंक्लूड होते हैं, मिनरल्स पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं, मिनरल्स पार्टिकल्स जो है इंक्लूड होते हैं। और इनकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, इनकी साइज़ लेस देन 2 mm होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है सॉइल टेक्सचर क्लासेस के लिए मिनरल पार्टिकल्स को ही कंसिडर करते हैं। मिनरल पार्टिकल्स जिनकी साइज़ 2 mm से कम होनी चाहिए। और मिनरल्स पार्टिकल्स कौन कौन से, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स पार्टिकल्स के अंदर। और इनका जो रेशियो है सैंड, सिल्ट और क्ले का, सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले, इनका जो पूरा परसेंटेज है वो 100% होना चाहिए। मतलब इनका जो रेशियो है वो 100% होना चाहिए। ठीक है, टेक्सचर क्लासेस के लिए जनरली आपसे पूछा जाता है कि सैंडी सॉइल में सैंड का परसेंटेज कितना होता है, सैंडी सॉइल में सैंड का परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, सिल्ट सॉइल में सैंड का परसेंटेज कितना होता है, और क्ले सॉइल में जो है कितना होता है। इसमें लगभग मोर देन 85% क्या होती है, सैंड, तब इसको सैंडी सॉइल बोलेंगे। इसमें मोर देन 80% होनी चाहिए क्या, सिल्ट, गाद, तब इसको सिल्ट सॉइल बोलेंगे। और इसमें एटलीस्ट कम से कम 40% होनी चाहिए क्ले, तब इसको हम क्या बोलेंगे, क्ले सॉइल बोलेंगे। ये एक बच्चे ने मेरे से डाउट भी पूछा था इससे रिलेटेड कि किसी बुक में 70% भी दिया है। ठीक है, कि सैंड जो है 70% से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे सैंड। तो ये हिंदी वाली बुक में दिया हुआ है, और हिंदी वाली बुक में आप देखोगे नेमरा सुंडा में भी दिया हुआ है। लेकिन ये जो डाटा है ये आप अरुण कात्यायन से मैच कर सकते हो और TNU के नोट से मैच कर सकते हो, उसमें 85 ही दिया है। ठीक है, और मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें भी सैंड, सिल्ट और क्ले का जो परसेंटेज है यही वाला दिया हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से ये जो है वो एप्रोप्रिएट है और ऑथेंटिक है। ठीक, अब मैं आपको जो है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सिस्टम,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सिस्टम 12 क्लासेस आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक, ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सिस्टम। यहाँ पे देखना, ठीक, ये है अकॉर्डिंग टू USDA, है ना, अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग, अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। USDA मतलब अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये जो अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग है बच्चा, चलिए तो यहाँ पर देखो पूरी टेक्सचर क्लासेस अच्छे से आपको दिख रहा होगा इमेज। अब यहाँ पे देखो टोटल 12 अमेरिकन सिस्टम में टोटल कितनी दी है? 12 टेक्सचरल क्लासेस दी है। ठीक है, 12 वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देख पाओगे आपको, ये पहला आपको दिखेगा, ये यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ आपके लिए ग्रीन। ठीक है, ये पहला आपको दिखेगा क्ले। ठीक है, ये दूसरा। ठीक है, दूसरा के बाद आप देखो ये क्ले लॉम तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये 9, ये 10, ये 11 और एक छोटा सा सेंट 12 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि सेंट आपको लगभग देखो ये मोर देन 85% के ऊपर ही दिया है सेंट। ठीक है, मोर देन 85% के ऊपर ही है। क्लियर है, 90 के आसपास सेंट आपको दिया है। ठीक, क्ले आप ले लो, क्ले जो आपको एटलीस्ट 40% आपकी होनी चाहिए। क्ले जो है एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? 40% होनी चाहिए क्ले। ठीक है, और सिल्ट जो है, सिल्ट लोम कहाँ पर है? क्ले सिल्ट लोम जो है वो लगभग होनी चाहिए कितना? सिल्ट ये लगभग आपका 80% से ज़्यादा होना चाहिए। एक चार्ट और मैं आपको नोट्स में शेयर करूंगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कैसे। या तो ये डायग्रामेटिक फॉर्म में है जो आपको दिक्कत करता है, ट्रायंगल के फॉर्म में है, ये सारी चीज़ें ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट में है जो आपको समझ में नहीं आएगा। पर मैं यहाँ पर आपको एक और चार्ट शेयर करूँगा, उसमें आपको सैंड, सिल्ट और क्ले वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वाला क्लियरली समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर कैसे किस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है कि उनकी जो पार्टिकल साइज़ है वो जो रहेगी कितनी 85 से ज़्यादा सेंट और 80 से ज़्यादा और आपका 40% होना चाहिए क्ले वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बोला कि इसमें जो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है, इनमें सबसे जो बेस्ट होती है वो कौन सी होती है? वो होती है लोम सॉइल। ठीक है, लोम। ठीक, मैं बात करता हूँ यहाँ पर, एक होता है सैंडी सॉइल, एक होती है सैंडी सॉइल, एक होगा आपका लोम सॉइल और एक होता है आपका क्ले सॉइल। ठीक है, क्ले सॉइल। और इसमें जो सबसे बेस्ट होती है वो कौन सी होती है? लोम सॉइल जो है सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, लोम सॉइल जो है बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। अब ये बेस्ट क्यों है एग्रीकल्चर के लिए, इसको समझते हैं। लोम सॉइल में जो सैंड, सिल्ट जो है, सैंड और सिल्ट और क्ले का जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है 40 और 20, 40 और 20, जो ऑलमोस्ट जो है प्रोपोर्शन होना चाहिए, लगभग इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए सैंड, सिल्ट और क्ले का, वो इसमें हमें मिलता है। सैंड, सिल्ट, क्ले का जो प्रोपोर्शन है 40-40-20 के आसपास मिलता है, जो लगभग इक्वल तो नहीं है बट इसमें प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी सेम होती है। तो यहाँ पर समझना होगा हमें कि ये बेस्ट क्यों होती है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझाता हूँ कि ये बेस्ट क्यों होती है। ठीक है, इसको समझना, इसको यहाँ पे समझना है हमें कि ये बेस्ट क्यों होती है। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सैंड, सिल्ट, क्ले में ये क्या चीज़ें ऐसी जो इसको बेस्ट बनाती है। देखो यहाँ पर क्या होता है, इस सॉइल के अंदर, या इसको ऐसा ही रहने दो, ठीक, इसको ऐसा ही रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो सैंड है, इस सैंड के अंदर जो पार्टिकल साइज़ होती है बच्चा, वो बड़ी होती है, कुछ इस तरीके से पार्टिकल साइज़ होती है। ठीक है, इनके बीच में पोर स्पेस अच्छा खासा भरा हुआ होता है। ये पार्टिकल साइज़ है, ये सैंड है मान लो। ठीक है, ये सैंड है, तो इनकी पार्टिकल साइज़ ज़्यादा होती है। क्ले की बात करूँ तो क्ले में पार्टिकल साइज़ बहुत छोटे छोटे से पास में ऐसे बने होते हैं, पार्टिकल साइज़ बहुत छोटी होती है इसमें। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, इसकी पार्टिकल साइज़ जो है बहुत छोटी होती है क्ले की। ठीक है, ये पार्टिकल साइज़ बहुत माइक्रो पोर्स होते हैं, पोर्स बहुत पास में होते हैं, इसे आप समझ सकते हो। लगभग ये भरा हुआ सा होता है, आप समझ लो। ठीक है, और इसमें जो है दोनों के बीच में मीडियम साइज़ होती है, ये इस तरीके से मीडियम साइज़ यहाँ पर होती है, कुछ इस तरीके से, ऐसा समझ लो। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लो पानी दिया आपने, ठीक है, इसमें पानी दिया, तो यहाँ पानी जो है इस स्पेस, इस पोर से होता हुआ, जो पोर स्पेस बीच में दिख रही, इससे होता हुआ नीचे लीच आउट हो जाएगा। ठीक है, लीच आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप पानी दोगे तो पानी जो है वो पृथ्वी के ऊपर ही भर जाएगा।
ऊपर सरफेस पर ही भर जाएगा, अधिक नीचे नहीं आ पाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप पानी दोगे तो यहाँ पर सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रोपोर्शन इक्वल है, तो पानी बिल्कुल जो है जहाँ जिस जगह पर जाना चाहिए वहाँ पर इजीली पहुँच जाएगा और हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सैंड सॉइल में क्या होता है, मैक्रोपोर्स होते हैं। कौन से होते हैं? मैक्रोपोर्स होते हैं, ठीक है, जो है मैक्रोपोर्स होते हैं। और यहाँ पर माइक्रोपोर्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? माइक्रोपोर्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोपोर्स होते हैं। और यहाँ पर होती है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लो, मतलब इसको बोल सकते हैं हम लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है, लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, मतलब पानी को धारण करने की क्षमता इसमें कम होती है। और यहाँ पर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है लोम सॉइल में, यहाँ होती है क्या, मोर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी देन सैंड। सैंड से यहाँ पर सैंडी सॉइल से यहाँ पर ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, किसकी? लोम की। और यहाँ पर जो है इसमें ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ड्रेनेज रिक्वायर्ड, ठीक है, और यहाँ ड्रेनेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ड्रेनेज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉपर पानी जो अंदर चला जाता है, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है। तो लोम सॉइल क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें एक तो सैंड, सिल्ट और क्ले का जो प्रोपोर्शन होता है वो लगभग इक्वल के बराबर, ये बोल सकते हैं, है ना, बराबर होता है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रोपोर्शन तो इक्वल नहीं होता, लेकिन इनकी जो है इक्वल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो इक्वल होती है, इक्वल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो इक्वल होती है, इनके गुण जो है वो समान होते हैं। इसी वजह से जो है पानी प्रॉपर यहाँ पर आ जाता है, प्लांट की रूट्स वगैरह में अच्छे से मिल जाता है। सैंड में क्या होता है, नीचे की तरफ चला जाता है, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, और यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से पानी ऊपर ही रह जाता है और ड्रेनेज हमें वगैरह करना पड़ता है। इस वजह से लोम सॉइल जो बेस्ट होती है एग्रीकल्चर के लिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने समझा सॉइल टेक्सचर को, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर और एक दो प्रॉपर्टीज एक साथ कर लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।